रियल एस्टेट के स्कैम्स के बारे में तो आपने सुना होगा, कभी कोई आरओआई स्कैम हो रहा है, कभी कोई दूसरा स्कैम हो रहा है। तो क्या इस फील्ड में भी आप कर रहे हैं, इसमें भी कोई स्कैम हुआ है आपके साथ आज तक? यार मेरे साथ ऐसा कोई स्कैम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। इंडिया से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आता था और लोग बोलते थे कि यार ये वाकई पाकिस्तान है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसा घर हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जितना फेम का फ़ायदा है उतना पैसों का फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छा रिस्पांस जिसको मैच्योर क्लाइंट्स आप बोल सकते हैं वो इंस्टाग्राम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है याज़ महमूद और आप देख रहे हैं मकान के मेहमान। आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट के ऊपर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें दिखाई जा रही हैं, लेकिन हमारे जो आज गेस्ट आए हैं वो एंटरटेनमेंट को डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वे करके आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं और वो दिखाते आए हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ दानियाल सलीम से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, दानियाल मुझे ये बताएं कि कब, कैसे और क्यों रियल एस्टेट में आए आप? यार रियल इस्टेट में पैसे नहीं थे असल में, तो उसकी वजह से भी आना पड़ा। दूसरा, जब स्टार्ट में मैंने एफएससी अपनी कंप्लीट की, हम्म। तो उसके बाद कोई जॉब वाला सीन तो था नहीं, क्योंकि सारे मज़मूनों में फ़ेल ही थे। तो उसके बाद फिर एक फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा पीछे से रियल इस्टेट का था, हम्म। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा हल्का हल्का ज्वाइन किया। तो ये तकरीबन आज से कोई 11-12 साल पहले की बात है। अच्छा। तो वहाँ से वो ज्वाइन करने के बाद जब थोड़े बहुत पैसे नज़र आए, तो मैंने कहा ये काम ठीक है भाई, नौकरी भी किसी की नहीं है, अपने अपनी वो है, मलकियत है, सारा कुछ है। तो थोड़ा सा फ्रीडम फील हुआ इस अच्छा। काम में आने के बाद। फिर मैंने उसी को कंटिन्यू किया और फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं किया। हम्म। एक्चुअली स्टार्ट ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था, मैंने हम्म। आपको पीछे भी बताया था। मैं स्टार्ट में 8 साल जो रियल एस्टेट करता रहा हूँ, वो बड़े नॉर्मल पैसे कमाता रहा हूँ और उसके ऊपर हम्म। बड़ा नॉर्मल सा सारा काम करता हूँ, जिस तरह नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट जो बंदा करता है वो कमा रहा होता है। तो तकरीबन आज से कोई 3 साल पहले मेरा एक दोस्त था जो कि ये काम कर रहा था यूट्यूब के ऊपर, और वो मुझे मशवरे देता था कि भाई आप ये वीडियोस बनाया करें, रियल एस्टेट कंटेंट बनाया करें, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लाइंटेज जो है वो मिलेगी। उससे पहले जो डिजिटलाइजेशन थी उसमें बड़े नॉर्मल नेटवर्क्स थे, हमें क्लाइंट्स तो मिलते थे लेकिन कोई बहुत ऐसे नहीं था, मज़े का सीन नहीं था। हम्म। तो फिर वहाँ से मैंने उसके साथ थोड़ा सा ज्वाइन किया एज अ कैमरा मैन उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं कहता था यार सामने नहीं आना, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, और थोड़ा कैमरा शाय भी था मैं। लेकिन वहाँ से फिर उसके थोड़ा थोड़ा सीखा वो किस तरह बात कर रहा है, ये सारा कुछ। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन 1 साल हमने यूट्यूब में हमने जो काम किया वो सिर्फ़ और सिर्फ फाइल्स प्लॉट्स, जिसके व्यूज़ मेरे ख्याल में कोई 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं आते थे। तो उस टाइम पे फिर हमने इसको थोड़ा सा, उसने ही मुझे मशवरा दिया कि यार एक बंदा घरों की वीडियोस बनाता है, तो मुझे लगता है कि आप इसको उससे बेहतर बना सकते हो। अच्छा। मैंने कहा यार ये भी तो ठीक है भाई, बंदे का कॉन्फिडेंस मेरे से ज़्यादा मेरे पे है। तो फिर वहाँ से फिर मैंने उसी का कंटेंट, वो भी मेरा बड़ा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो वो घरों की वीडियोस को बड़ा अच्छा बनाता था और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते थे। तो फिर पहली वीडियो मैंने वहाँ से बनाई, किसी एक नॉर्मल घर की, और वो वीडियो विद इन अ डे उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। अच्छा। फिर मुझे लगा भाई काम तो ये है असल, हम तो आज तक पता नहीं क्या करते रहे हैं। तो फिर वहाँ से क्लाइंटेज भी बहुत ज़्यादा जनरेट हुई, तो मुझे लगा कि यार असल जो काम जो हम मिस आउट कर रहे थे हाँ। वो असल में ये है। अब वो वीडियो कोई बहुत अच्छी नहीं बनी या उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मसाले नहीं थे, लेकिन उस वीडियो के व्यूज़ थे जो मेन चीज़ मुझे अट्रैक्ट की जिसने। तो फिर यूट्यूब चैनल पर भी थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े। उस टाइम पे इंस्टा पे हम लोग नहीं थे, ये आज से 3 साल पहले की बात है। तो उसका कॉन्सेप्ट उठा के मैंने थोड़ा सा पॉलिश किया, अच्छा। उसको बेहतर किया। तो हम्म। फिर वो यहाँ तक आने का जो प्रोसेस था ना, फिर उसमें बीच में इंस्टाग्राम आ गया, टिकटॉक आ गया, फिर जो जो नेटवर्क थे हमने कहा बस इस पे चवले मारते। तो अभी तक जो आप लोगों ने कंटेंट जनरेट किया, उस पर सबसे अच्छा रिस्पांस किस प्लेटफॉर्म से आया आपको? सबसे अच्छा रिस्पांस जिसको मैच्योर क्लाइंट्स आप बोल सकते हैं वो इंस्टाग्राम है। हाँ। उसके बाद यूट्यूब ऑब्वियसली काफ़ी मैच्योर नेटवर्क है। सबसे जो फजूल रिस्पांस है वो टिकटॉक है। नहीं, वो तो एज हमें ऑब्वियस, ऐसा लगता है कि टिकटॉक पे तो ज़्यादा आपको वो आना चाहिए। टिकटॉक पे व्यूज़ सबसे ज़्यादा है, हाँ। लेकिन उसका रिस्पांस सबसे फजूल है। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि मौजूदा हालात में कोई अरबों रुपए का घर ले सकता है? यार बिल्कुल ले सकता है, ये मौजूदा हालात एक आम आदमी के लिए हैं, हाँ। लेकिन जिसके पास पैसे हैं वो अच्छे हालात में भी पैसे होते हैं उसके पास, बुरे हालात में उससे ज़्यादा होते हैं। तो इस हालात में अरबों के घर बिकते मैंने देखे भी हैं, मैंने बेचे भी हैं बल्कि। हाँ। तो यहाँ पे घर बिकते हैं पाकिस्तान में और लोगों के पास बहुत पैसा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लोगों के पास कितना पैसा है, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे शहरों में पैसा है
कि बंदा कई दफ़ा हैरान हो जाता है। और एक परसेप्शन है मार्केट में, हम जिस क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पैसे वाला समझ रहे होते हैं, आपको पता है हम रियल एस्टेट के बंदे हैं, तो हम हाँ। क्लाइंट को नहीं करना चाहिए, लेकिन हम गाड़ी से जज करते हैं। तो कई दफ़ा एक बंदा ना चाहते हुए भी हमें समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो घर लेके चला जाता है या कोई डील क्लोज करके चला जाता है। और कई दफ़ा एक बहुत अच्छा इंसान जो हमें लगता है कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहा है भाई, पैसों के बारे में चुप ही नहीं हो रहा, और उससे डील हमारी क्लोज नहीं होती। जब से आपने ये सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट की है अपनी कंपनी की, तो मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको शोहरत मिली है, और उस शोहरत का क्या कोई फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जितना फ़ेम का फ़ायदा है, उतना पैसों का फ़ायदा नहीं है। मैं कई दफ़ा अब हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको ये बता रहा होता हूँ कि जो हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स का नंबर है, हाँ। यही हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यही हमारा सबसे बड़ा ख़जाना है इस टाइम पे, या जो जिसको आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारी यही है। तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो आपको ब्रांड एंडोर्समेंट्स बहुत मिलती हैं, आपका जो फेस वैल्यू है वो बहुत मैटर करती है। हमसे बड़े पेजेस हैं घरों की वीडियो बनाने वाले, लेकिन उनके सामने आके कोई बंदा वीडियो नहीं बनाता। यानी एक जो स्टैंडिंग प्रेजेंस आपको चाहिए होती है, जो हाँ। फेस वैल्यू है, वो उनके पास नहीं है शायद। तो बिल्कुल। मैं अब हमारा जो बेसिकली कोडैक है अपने अपनी टीम्स के हिसाब से, हम यही कहते हैं कि हमारी जो फेस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर मार्केटिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा हमें हमें पैसा भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है। उसमें लोग हमें बहुत दूर दूर इनवाइट करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं कराची गया हुआ था, इवन दुबई गया हुआ था। तो ये सारे पैसे जेब से नहीं लगा रहा था ये सारे ब्रांड्स बुला रहे होते हैं आपको, हाँ। आपको लोग बुला रहे होते हैं कि ये बंदा जो है शायद वो ट्रस्ट करते हैं कि ये हमारा घर बेच सकता है, तो आपको पे भी करते हैं, आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा देते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स मेरे साथ इन लाइन पे हैं। मैं वैसे ऑफ प्लान का काम नहीं करता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपने बहुत से घर देखे हैं, कभी दिल चाहा है कि यार ये घर मुझे बहुत पसंद आया है, मैं ये घर इन फ्यूचर अगर मेरी इतनी इस्तात हुई तो मैं ले पाऊँगा? हाँ, ऐसे घर होते हैं, लेकिन सही बताऊँ आपको तो मेरा ऐसा दिल नहीं करता, क्योंकि मेरा अपना घर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। मैंने हाँ। बड़ी मेहनत से, बड़े पैसों से बनाया आपने है। अपने घर का टूर दिखाया है नहीं, मैंने व्यूअर्स नहीं को? करवाया, क्योंकि इस टाइम पे एक्चुअली में लोग थोड़ा-सा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आप नज़र में बैठ जाते हो, नज़र लग जाती है। तो मैं हाँ। इस चीज़ पे भी बिलीव करता हूँ कि नज़र अच्छा। इज़ रियल। तो मैंने अपने हाउस का टूर अभी तक नहीं करवाया, ना मैं चाहता हूँ आगे कि मैं करवाऊँ, क्योंकि थोड़ा-सा लोग फॉलो करते हैं आपको, तो फैमिली, आपको पता है, थोड़ी-सी प्राइवेसी भी बंदे को रखनी होती है। तो उस चक्कर में मैंने नहीं करवाया। लेकिन हाँ, कुछ घर ऐसे वाक़ई होते हैं कि आप यू आर माइंड ब्लोन कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है। बिल्कुल सही बात की आपने, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान में देखा जाए कि हम नॉर्मली देखते हैं कि 10 मरले का घर, 5 मरले का घर, इवन के 1 कनाल का जो घर होता है, उसकी भी आर्किटेक्ट को देखा जाए तो बस वो कोई मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन की तरफ जाता है, कोई कहता है कि मुझे यूरोपियन स्टाइल चाहिए, कोई मुझे स्पेनिश स्टाइल चाहिए घर, लेकिन वो तादाद बहुत कम है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इसकी एजुकेशन का भी फ्लॉ है, कि हमारी एजुकेशन में भी ये चीज़ हमें नहीं बताई जाती कि घर का आर्किटेक्ट कैसा होना चाहिए? जिस तरह अभी रिसेंट जो सोसाइटीज़ बनी हैं, पार्क व्यू सिटी हो गया, बैरिया एनक्लेव हो गया, ये चाइनीज़ के तर्ज पे डिज़ाइनर्स आए थे, उन्होंने की थी कि इन सोसाइटीज़ में हमेशा से हवा फ़्लो करती रहेगी, इसमें जो प्लांटेशन है वो भी एक हद तक की जाएगी, जिससे किसी को ये ना लगे कि ये पूरा वो महलों वाला सिस्टम है, कहीं कोई दरख्त वाला सिस्टम ही नहीं है कहीं पे। तो क्या ये भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान का एक मेजर फ्लॉ है कि हमें या तो बताया नहीं जा रहा, या हमारी एजुकेशन का पार्ट नहीं है कि जब कोई घर बनाता है तो उसके लिए हमें ये गाइडलाइंस भी फॉलो करनी चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल बड़ी सही बात की आपने। पाकिस्तान में जो आर्किटेक्चरल एजुकेशन है वो एक्चुअली में बहुत कम है। बल्कि जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, तो इंडिया से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आता था, और लोग बोलते थे कि यार ये वाकई पाकिस्तान है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसा घर हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आर्किटेक्चरल नॉलेज प्लस आर्किटेक्चरल अवेयरनेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। बल्कि कुछ वीडियोस आजकल आती हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये भी पॉसिबल है 5 मरला के घर के अंदर या 10 हाँ, मरला के घर के बिल्कुल। अंदर। लेकिन ऑब्वियसली वही आपकी वाली बात है कि प्रैक्टिकलिटी जो है घर की, वो हाँ। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे अभी हमारी वीडियोस में कुछ डबल हाइट के बड़े शौकीन हैं, और हमने बहुत घर बेचे हैं जिसमें डबल हाइटेड लॉबीज़ होती हैं या डबल हाइटेड ड्राइंग रूम्स होते हैं। वो लोगों को फैसिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक वाव फैक्टर होता है। आप घर के अंदर जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत ऊंची छत है, भाई क्या बात है, ऊपर से नीचे शैंडलियर आ रहा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा फील हाँ। करें उस घर के अंदर रह के, तो वो घर बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है, वो घर इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता।
तो उसकी नहीं, जो हाइटेड जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, मुझे तो ये पता है कि वो हिंदुस्तानी दौर में जो छतें थी वो डबल हाँ स्टोरी छत होती है, इस वजह से कि वो ठंडे रहें। हाँ, लेकिन उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ नहीं होती थी ना, उसमें रोशनदानों का कॉन्सेप्ट होता था। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो घर ठंडे होते थे। आजकल जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, मॉडर्न का लफ्ज़ इसलिए लगाया गया है कि ज़्यादा ग्लास का यूजेज किया गया है। तो ओके जब आप ओके। ज़्यादा ग्लास का यूज़ करते हो और डबल हाइट साथ देते हो तो वो घर तंदूर बन जाता है। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा जो अच्छा। जितना पाकिस्तान का मौसम इस टाइम पे सख्त हाँ। है, वो जितना ज़्यादा हीट अंदर जमा हो रही होती है, तो आप बड़े बड़े चिलर्स भी लगा लें उसके अंदर, वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। ये सबसे बड़ा मसला है डबल हाइट का और बड़ी बड़ी विंडोज़ का। लेकिन वो आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो लोग वो घर ख़रीद लेते हैं। तो अच्छा। ये थोड़ी सी एजुकेशन करने की बात आपकी सही है, ज़रूरत है कि इस चीज़ को देखें कि भाई या तो डबल ग्लेज विंडोज़ यूज़ करें, सोलर चिप्सिंग करें घर के ऊपर हाँ। छत पे, ताकि आपका जो टेम्परेचर है, क्योंकि 8 महीने गर्मी है भाई, 2-3 महीने सर्दी के आते हैं, तो वो जो इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं वो आपको सर्दियों में भी फील करवाती हैं कि आप किसी बहुत गर्म घर के अंदर बैठे। अच्छा, आर्किटेक्ट में सिर्फ और सिर्फ बनाना नहीं होता है, इसके अंदर जितनी भी आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ग्लास हो गया, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। ऑब्वियसली बहुत एग्जैक्टली, ज़्यादा। बिल्कुल, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात की हाँ, आपने। मटेरियल बहुत मैटर करता है, बल्कि हाँ। कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जैसे कामिल खान मुमताज़ हैं, वो अपने घर को सिर्फ ब्रिक्स से बनाते हैं, कोई सरिया यूज़ नहीं होता। कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई बहुत माड़ा घर हुआ है, किसी ने घर बनाया है और आपको कहा हो कि यार हमारे घर की भी मार्केटिंग कर दो? ऐसा बल्कि बहुत ज़्यादा हुआ है, और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे ले लें और अंदर घुसो और ओए होए ओए होए कर दो। बहुत ज़्यादा हुआ है। और हम लोग उसके हमारे कुछ रेट्स हैं डिफरेंट, ऑब्वियसली हम लोग रियल एस्टेट के बंदे हैं, हमने घर बेचना होता है। हाँ। और आपको सही बात बताऊं तो जो प्रैक्टिकल घर हैं, जो बहुत माड़ा घर लग रहा होता है कई दफ़ा, वो सेल भी हो जाता है। और कई दफ़ा बहुत हाई एंड प्राइस के ऊपर जो घर होता है और बहुत ज़्यादा आपको बहुत बहुत फैंसीनेस के अंदर होता है, वो कई दफ़ा सेल नहीं होता। तो ऐसी तो रिक्वेस्ट प्राइस आती फैक्टर रहती आता है। है या उसमें वाव फैक्टर नहीं होता? उसमें वाव फैक्टर ऑब्वियसली नहीं होता, लेकिन हमें पैसे मिलते हैं तो हम फिर कोशिश करते हैं उसमें वाव फैक्टर को डालने के उसमें वाव लिए। फैक्टर फिर हम होते हैं। मतलब अभी वाकई पाकिस्तान में लोगों को ऐसा लगता है कि इस बंदे को पैसे दो, ये हमारा घर बेच देगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने होते हुए देखा है। जैसे अभी हम कराची गए थे कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले की बात है, तो वो घर वॉज अमेजिंग। और वो काफ़ी महंगा घर था कराची के हिसाब से, द ओनली हाउस जो कि सी व्यू के ऊपर था। पाकिस्तान में ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा कि एक ही समुंदर लगता है कराची वाली साइड पे और सी के ऊपर सी साइड हाउस हो कोई। हाँ। तो वो एक यूनिक प्रॉपर्टी थी, पैसे भी अच्छे खासे मिले मार्केटिंग करने के। तो वो घर की हमने वीडियो बनाई और उस बंदे को मेरे ऊपर पूरा यकीन था कि ये बंदा भाई कुछ कर सकता है, ये वाव फैक्टर जो हम इतनी दूर से इंपोर्ट करा के लाए हैं, ये इसको बेच देगा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो हम लोगों ने 3 दिन में सेल कर दिया था। अच्छा, जब कोई भी क्लाइंट आपके पास अप्रोच करता है आपको, तो उसके पास क्या पेन पॉइंट्स होते हैं कि यार मुझे घर में ये चीज़ें तो मस्ट चाहिए? यार सबसे बड़ा जो पॉइंट किसी भी क्लाइंट का है ना, वो बजट है। यानी वो कहता है भाई मेरा बजट 6 करोड़ से ऊपर नहीं है, लेकिन घर मुझे चाहिए 10 करोड़ का। ये तो पाकिस्तानी नॉर्मल मेंटेलिटी है। बिल्कुल ऐसी है। ऑब्वियसली हमारी टीम्स वर्क कर रही होती हैं इसके ऊपर, तो वो हमें बताती हैं कि भाई इस बजट में घर नहीं मिलता। मैं तो कॉल्स कोई ख़ास नहीं उठाता, पहले उठाता था 8 साल, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से मैं कोई किसी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली मैं दे भी नहीं सकता इतना ज़्यादा टाइम, लेकिन हाँ मेन रीज़न यही होता है, वो कहता है कि इस बजट के अंदर मुझे अच्छा घर चाहिए। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लोकेशन है। सबसे पहले लोग अच्छी लोकेशन के ऊपर घर मांगते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे भी मैंने बिकते हुए देखे हैं जो कि बहुत पहाड़ी लोकेशन पे होते हैं, लेकिन हाँ। घर बहुत अच्छा बना होता है, तो वो घर भी बिकते हैं लोगों के। तो ये भी एक पॉइंट है कि लोग अच्छे घर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बहुत दूर बना हुआ है या अच्छी लोकेशन पे नहीं है। रियल एस्टेट के स्कैम्स के बारे में तो आपने सुना होगा, कभी कोई ROI स्कैम हो रहा है, कभी कोई दूसरा स्कैम हो रहा है, तो क्या इस फील्ड में भी आप जो आप कर रहे हैं इसमें भी कोई स्कैम हुआ है आपके साथ आज तक? यार मेरे साथ ऐसा कोई स्कैम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, या लेकिन आपने किसी के साथ किया हो? मैंने क्या स्कैम करना है किसी के साथ, लेकिन हाँ इस तरह हुआ है कि कुछ घरों के हमें मार्केटिंग के पैसे मिलते हैं और हम लोग वो घर बेचने में कई दफ़ा फेल होते हैं। हाँ। तो ये स्कैम तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमने काफ़ी हाईली पेड बंदे को बुलाया था और ये घर नहीं सेल हुआ। तो ये एक चीज़ उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, लेकिन ओवरऑल घरों की मार्केट का काम करने का मकसद ही ये था कि इसके अंदर स्कैम बहुत कम है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट है, बनी हुई चीज़ हम लोगों को दे रहे होते हैं, कोई फाइल सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ख्वाब बेच रहे हैं। तो बनी हुई चीज़ लोग खुद अंडर एस्टिमेट नहीं करते उसको, मालिक के साथ डायरेक्ट बैठ के बातचीत हो रही होती है। तो ये चीज़ में बहुत कम स्कैम्स हैं कि कोई नोटिसेबल स्कैम नहीं है, और मैंने भी आज तक कोई ख़ास ऐसा देखा नहीं है। आप एड्स रन करते हैं अपनी उसके ऊपर, कैंपेन्स के ऊपर, क्या नहीं ऐड करते? हम लोग ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, और आज तक मैंने कोई 1 रुपया भी मेरे ख्याल में मार्केटिंग के ऊपर नहीं स्पेंड किया।
तो मैंने एड्स कोई रन नहीं किया अभी तक। मतलब आपको इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि आप एड्स रन ही नहीं कर रहे, या दिल करता है ऐड रन करने का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर आने वाला दिन पिछले दिन से काफ़ी बेहतर है। माशाल्लाह। तो उस चक्कर में हमें कोई ज़रूरत फ़ील नहीं होती, क्योंकि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, करना नहीं चाहिए। तो वो नेसेसिटी अभी तक आई नहीं है मेरे पास कि यार मुझे एड्स रन करने पड़े किसी घर को बेचने के लिए। कोशिश तो यही होती है कि उसमें अपनी एफ़र्ट्स हम फुल डालते हैं, तो वो घर सेल भी हो जाता है। अभी मेरे ख़्याल में अगर मेरे चैनल के ऊपर कोई 1700 घर है, तो उसमें से 1500 घर सेल हो चुका है। अच्छा, माशाल्लाह। ज़्यादातर हमने नहीं किए, लेकिन ये है कि जो जिस घर की हम वीडियो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं से सेल हो जाता है। और बिल्कुल। इसमें एक सबसे बड़ा स्कैम की सच आपने बात की थी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ रियल इस्टेट हाउसिंग मार्केट के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ये भी सवाल करते हैं कि हमने भी ये काम करना है। तो इसमें सबसे मुश्किल काम जो है, आप किसी भी घर को जब एडवर्टाइज़ करते हैं, मार्केटिंग करते हैं उसकी, तो वो उसकी लोकेशन लीक हो जाती है। यानी हर बंदे को पता है कि भाई फेज़ 8 द घर है और इस सेक्टर का घर है, तो वो डायरेक्ट उसके ऊपर पहुंच जाता है। तो उसमें ऑब्वियसली हम लोग स्किप हो जाते हैं, तो वो डायरेक्ट ऑनर के साथ डील हो जाती है, तो घर बिक जाते हैं, कई दफ़ा हम निकल जाते हैं। वो तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसीलिए तो डीलर्स, अभी मैं देख रहा था कि ज़मीन.com पे भी अक्सर वो जो पिक्चर्स लगी होती हैं एरिया की, वो डिस्प्ले नहीं करते। हाँ वो घर की इंटीरियर दिखा देते हैं, एक्सटीरियर बहुत कम दिखाया हुआ हाँ, वो उन्होंने। यही रीज़न है ना कि हम लोग हाँ। निकल जाते हैं बीच से, तो अच्छा। हमारा तो नुकसान है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपको रिस्पांस मिल रहा है वो पाकिस्तानी मार्केट से ज़्यादा मिल रहा है या इंटरनेशनल मार्केट से आपको ज़्यादा क्लाइंटेज मिल रही है? यार इंटरनेशनल मार्केट से कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है आफ्टर द इलेक्शंस, ऑब्वियस रीजंस हैं उसकी। हाँ। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट से काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। कराची से बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि वहाँ पे हालात थोड़े से आपको पता है आजकल इतने अच्छे नहीं हैं, तो लोग मूव आउट कर रहे हैं वहाँ से। तो उनके पास 2 ही लोकेशंस हैं घर बाय करने के लिए, एक लाहौर है, एक इस्लामाबाद है। हाँ। तो इन दोनों जगह पे चूँकि हम काम कर रहे हैं, और लोग इस हैसल में भी नहीं पड़ना चाहते कि प्लॉट लो तो कार बनाओ, तो वो फिर बिलीव इसी चीज़ पे करते हैं कि बना बनाया घर ले लिया जाए। तो जो पाकिस्तानी मार्केट का रिस्पांस है, इट इज़ फार बेटर दैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि इस टाइम पे मुझे नहीं लगता ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई बहुत कीन है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, तो पाकिस्तानी मार्केट से अगर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है तो पाकिस्तान में तो सारे लोग वो हैं कि भाई मुझे तो 1 रुपए की चीज़ मुझे जो है ना वो नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपए की चीज़ हाँ। चाहिए और 1 रुपए में चाहिए। तो नेगोशिएशंस जो हैं वो आप लोगों को बहुत फेस करनी पड़ती होंगी पाकिस्तानी अच्छा, लोगों के इसमें साथ। 2 फैक्टर्स हैं, बल्कि एक मेरे पास एक किस्सा भी है। पिछले दिनों हम लोग एक मीटिंग करवा रहे थे। इसमें कुछ लोगों को घर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, हाँ। ठीक है? तो जिस तरह हमें कई दफ़ा गाड़ी पसंद आ जाती है, तो हम कहते हैं 1-2 लाख की खैर है, गाड़ी ले लो भाई, गाड़ी अच्छी है। हाँ। तो उस सेंस में जिसको घर बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है, वो तो इतनी नॉन सीरियस ऑफर्स नहीं देता। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई बस ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कारपेट वाला रेट लगाते हैं, पाकिस्तानी पठानों वाला। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, एक 45% रेशो उन लोगों की भी मौजूद है, वो नॉन सीरियस बायर्स होते हैं। बल्कि पिछले दिनों एक घर की डिमांड अगर मैं आपको बताऊं तो 18.5 करोड़ रुपया थी, इधर ही बहरिया में। तो हमने उसकी मीटिंग अरेंज की, बंदे ने पहले 15 करोड़ की ऑफ़र दी हुई थी, वो पठान था, और उसके बाद वो आके फिर जो है वो 13 करोड़ की ऑफ़र दे के बैठ गया। मतलब अपनी ऑफ़र से ही बैक करके 13 करोड़ पे बैठ गया, और उसका एटीट्यूड भी कोई ख़ास लेने देने वाला नहीं था। और बैठ के सिर्फ उसने कहा जी मैं 25 लाख रुपए ऊपर आ जाता हूँ, आपको समझ आता है तो आप दे दें। तो इस तरह के केसेस आर न्यूमरस। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो चाहते हैं कि शायद उनको, जिस बंदे ने 2 साल लगाए हैं घर के ऊपर और इतनी ज़्यादा मेहनत की है, बल्कि सरिये के लिए 10 दफ़ा भागा है, उसके बाद इस विंडो के ऊपर क्या डिज़ाइन होना चाहिए हाँ, उसके लिए बिल्कुल। 10 दफ़ा सोचा है, उसके पैसे शायद उसको नहीं देना चाहता वो। तो उस चक्कर में लोग चाहते हैं कि शायद हम निगोशिएट कर सकते हैं, तो इस तरह की टैक्टिक्स लोग यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, अभी तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जितना भी आपने काम किया, आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ा है घर को बेचने के लिए? यार सबसे बड़ा चैलेंज जो आज तक हमने फेस किया है, वो मुझे लगता है कि बड़े घरों को बेचना काफ़ी मुश्किल है। जैसे 1.25 अरब वाला घर है, हाँ। 1.5 अरब वाला घर है। तो ये जो 70 करोड़ से ऊपर की मार्केट है, इसमें होता ये है कि जो लोग ख़रीदने वाले होते हैं उनके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो होते भी कम होंगे। वो होते भी कम है, ऑब्वियसली छोटी चीज़ के ज़्यादा बायर्स हैं, बड़ी चीज़ के कम बायर्स हैं। हाँ। तो वो एक तो बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं, और उनके चूँकि कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो वो डीलर से डील करना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम लोग इस बंदे को शायद डायरेक्ट ही जानते हो, डाकखाने मिला लेते हैं। तो उस चक्कर में वो डीलर से डील बहुत कम होती है, तो वो लोग जो हैं वो डायरेक्ट डील करते हैं। तो बड़े घर को बेचना इज़ अ लॉट हार्डर। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो देखी थी 199 करोड़ के घर की, हम्म। वो उसका क्या बना है? यार उसका कुछ भी नहीं बना वो, बल्कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन अ मैनर्ड वे।
वो वीडियो में थोड़ी सी मैनिपुलेशन थी, यानी वो वीडियो घर फॉर सेल नहीं था। हम लोगों ने उसकी डिमांड थोड़ी सी हाई रख के उसको मार्केट किया, मार्केट के अंदर, कि अगर इसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो ऑब्वियसली ये बंदा बेच देगा। लेकिन उस वीडियो के ऊपर एक दिन के अंदर 12 मिलियन व्यूज़ थे टिकटॉक के ऊपर, एक दिन के अंदर 3 मिलियन व्यूज़ थे इंस्टाग्राम के ऊपर, और एक ही दिन के अंदर यूट्यूब पे तकरीबन 1 लाख व्यूज़ थे। अब ये वीडियो चलती फिरती सीएम पंजाब तक भी चली गई, कमिश्नर साहब की तक भी चली गई, पूरे मतलब 12 मिलियन का मतलब है हाँ। कि 1 करोड़ 20 लाख बंदों ने वीडियो देखी है। उसमें से चलो आधे आप इंडियंस लगा लो, लेकिन आधे पाकिस्तान ने वो वीडियो एक दिन में देख ली। अब वो वीडियो कहीं घूमती फिरती उन ऑनर्स तक भी चली गई। तो जिन लोगों ने हमसे वो वीडियो बनवाई हुई थी, उन्होंने फिर हमें कहा कि ये वीडियो को आप डिलीट करें क्योंकि कुछ मसाइल पड़ रहे हैं। आपको पता है वी लिव इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे थोड़े से एफबीआर के मसले हैं भाई। वो लोग कह रहे हैं कि आपने शायद जो वीडियो बनाई है थोड़ा जा तुसी ज़्यादा नहीं कर देता 199 करोड़, मतलब कोई बंदा थोड़ा जा तो ख्याल करो। तो वो फिर वीडियो हमने उसको फिर डिलीट किया, हालांकि बड़ा दिल पे पत्थर रख के। आपको पता है कि यही इतने व्यूज हाँ, जो है इतना वो। कंटेंट ढूंढना, फिर उसके ऊपर 3 महीने की मेहनत थी। फिर मैं धोती पहन के वीडियो बना रहा था, उसके साथ खुसा पहना हुआ था, पाँव से खून निकल रहा था, तो खून पसीना उसके अंदर शामिल था। लेकिन having लेकिन said that, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं बख्शा आपको। मुझे भी नहीं बख्शा, उनको भी नहीं बख्शा, जिसका घर वो था, तो सही फंसे वो होंगे। मेरे अंदर फंस गए मैं अपने कंटेंट के अंदर फंस गया। तो वो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सा सीन था जो कि मुझे लगता है, लेकिन मैंने उस वीडियो को डिलीट करके अच्छा किया। मैं नहीं चाहता कि मेरी बातों की वजह से कोई फैमिली परेशान हो, या हमारे कंटेंट की वजह से किसी बंदे का अगर जो परसेप्शन बना हुआ है मार्केट के अंदर या दुनिया के अंदर वो ख़राब हो। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में से आधी अवाम बाहर चली गई है, ठीक अच्छा, है, पढ़ी लिखी। ठीक तो है। आप कब जा रहे हैं दुबई में मार्केटिंग करने? मैं एक्चुअली दुबई में गया हुआ हूँ। मैं अब बहुत बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं दुबई में गया हूँ। मैं दुबई में मेरा एक ऑफिस भी रहा है बल्कि 4-5 साल। उसके बाद MSJ? नहीं, एमएसजे नहीं था, उसका नाम थोड़ा डिफरेंट था, अच्छा। बिजनेस बे के अंदर। तो मेरा दुबई का एक्सपोजर अच्छा खासा है, हाँ। लेकिन सही बताऊँ तो मुझे दुबई बिल्कुल पसंद नहीं है, महंगा है दूसरी चीज़ ये है कि उसके नहीं, अंदर ये जो 199 करोड़ थोड़े। 100, यही तो बात है, पाकिस्तान में हमारी वैल्यू है। और जहाँ इंसान के पास वैल्यू मिल रही हो, जहाँ उसे पैसे के साथ थोड़ा सी इज्जत मिल रही हो, तो वो मुल्क जैसा भी है वो आपको अपना लगता है, और मुझे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पसंद है। अब दुबई में थोड़ा सा आपको मैं एक ओवर रेट्रोस्पेक्टिव में बात करूँ तो रियल इस्टेट उसकी बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तानी जो है वहाँ पे सिर्फ रेंट का काम कर रहे हैं, वो कोई मैंशंस नहीं बेच रहे। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक फ़र्ज़ करो 2.5 अरब की वहाँ पे एक मैंशन है कहीं पे भी दुबई में। अब एक रोल्स रॉयस पे लड़की रशियन विजिट करवा रही है किसी क्लाइंट को, अब वो क्लाइंट मेरे को लेगा कि ओदे को लेगा जब मैं CD70 से जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो उस बंदे से डील हाँ, होगी। तो बिल्कुल। वहाँ पे उनका, वो लोग मेजोरिटी हैं, हम लोग माइनॉरिटी हैं, तो हमारी वहाँ पे वैल्यूज़ आर इनकेपेबल, हम इनकेपेबल हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा रेंट का काम कर लेंगे, उससे ज़्यादा या हम छोटे मोटे mansions नहीं बेच अपार्टमेंट्स सकते। से सेल छोटे कर मोटे लेंगे। अपार्टमेंट बेच के और लुडियाँ मचाएंगे पूरे पाकिस्तान में। हाँ, तो ठीक है। कमीशंस वहाँ पे बहुत हाई हैं, अभी भी जो लोग काम कर रहे हैं, बल्कि दुबई के अंदर मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन लेकिन जो हाइप बनी हुई है इसका मतलब है वो हाइप एक्चुअल में नहीं है दुबई की। दुबई की हाइप बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसा है दुबई में, लेकिन दुबई मुझे पर्सनली पसंद नहीं। मुझे ऐसा अच्छा, लगता है कि मैं अपने घर पे रोज़ शाम को आ जाता हूँ, हाँ। तो ये फ्रीडम के जो मैंने ख़रीदा हुआ है, ये मुझे किसी जॉब के अंदर नज़र नहीं आता। दुबई इज़ अ जॉब फॉर मी। अच्छा, रिकॉर्डिंग करते हुए जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं किसी घर का, तो कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हुई है आज तक? यार बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं लोकल एरियाज़ की वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाता, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा मुझे जानते हैं कि खड़े हो जाते हैं भाई ये जानता हूँ, कोई सेल्फी शेल्फी लेनी है, ऐसा सीन नहीं है। लेकिन वो आपको पता है कि मैं थोड़ा हायर टोन के अंदर बात कर रहा होता हूँ, और कई दफ़ा घर, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ओवर एक्टिंग हो रही होती है, थोड़ा सा घर इतना अच्छा नहीं होता, मैं तारीफ़ां थोड़ी ज़्यादा कर रहा होता हूँ मैं। तो उस चक्कर में जो मज़दूर खड़े होते हैं, कई दफ़ा नॉर्मल पैंट शर्ट वाला बंदा भी खड़ा होता है, तो वो खड़ा होकर देख रहा होता है कि ये कार्टून कर क्या रहा है। भाई ठीक है घर है, लेकिन ये ख़ास तौर पे घर के बाहर, घर के अंदर हमें प्राइवेसी होती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बाहर ये बड़ा कुछ होता है। बल्कि कई दफ़ा लोग जमा हो जाते हैं कि हमें वीडियो में ले लो, हमें वीडियो में डाल दो, ये कर दो। फिर एक कैमरामैन, हम थोड़ी मूवमेंट, आपको पता है थोड़ी ज़्यादा आगे पीछे वाला सीन होता है, तो वो कोई बीच में से शलवार ठीक करके जा रहा होता है, तो वो ऐसे ऐसे सिनेरियोज बहुत ज़्यादा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है। बल्कि कराची में इस तरह हुआ कि कराची से हम बड़े डरे हुए थे, तो कराची का जो घर हम शूट कर रहे थे वो सी व्यू वाला जो मैंने आपको बताया, उसमें सीन ये था कि 2 बाइक वाले वहाँ से आए
और मैंने इमरान मेरे साथ होता है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, और हमारी थोड़ी कैमरा टीम थी। कैमरा कोई नहीं, आईफोन ही सी, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत इक्विपमेंट होता है बंदे के पास, बंदा डरता है भाई 5 लाख रुपए का आईफोन है और थोड़ा सा कैमरा इक्विपमेंट भी है, ड्रोन भी है, सारा कुछ। तो मैंने इनको क्लियरली बताया हुआ था कि भाई कोई बंदा हल्का सा भी नज़र आता है, ऊपर वाले माले से जंप लगा दो, नज़र नहीं आना, या समुद्र में छलांग मार दो। सीधा समुंदर में। अब समुंदर थोड़ा दूर, बीच में आती है वो रेल पटरी। वो वहाँ से 2 बंदे आए बाइक पे, हालांकि वो अपने काम शाम करने को ही आ रहे होंगे, लेकिन हमें लगा ऐसे कि भाई कुछ सीन डलने वाला है। सीन निकाल भाई। वो हम लोग भागे घर के अंदर और हम 1 घंटा घर के अंदर एसी चला के बैठे रहे। सीरियसली मैं आपको सही बता रहा हूँ, हम लोग इतना डर गए। और फिर मैं वहाँ पे मूवमेंट भी बहुत कम, फिर इवन जो मैं स्टोरीज भी इंस्टाग्राम पे लगाता हूँ, मैं पिछले 4 दिन की लगा रहा हूँ, तो मैं उस रियल टाइम की नहीं लगाता। कभी ऐसा हुआ है कि कोई घर आप सेल करने गए हो और या उसकी वीडियो बनाने गए हो और आपको नज़र आया हो कि यार यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, पैरा नॉर्मल, बिल्कुल। ये बड़ा ज़बरदस्त बल्कि सवाल है। एक घर की मेरे पास स्टोरी है इसके प्रॉपर, इसके बारे में। क्योंकि यहीं का घर है। क्योंकि बेसिकली हम जब देखते हैं ना मुख्तलिफ मूवीज़ वगैरह, तो हाँ। वहाँ पे जो लोग इस तरह के काम कर रहे होते हैं ना घरों से रिलेटेड, वो उनमें ज़रूरी वो एक ये चीज़ डालते हैं हाँ, व्यूज़ के लिए ये कि घर यार haunted ये है। घर हॉन्टेड है। हॉन्टेड हाउस की एक स्टोरी मेरे पास है। हम लोगों ने इधर ही डीएचए में एक घर सेल किया, जिसमें कब्रिस्तान के अंदर वो घर था। अंदर इन अ सेंस कि उस कब्रिस्तान की जो दीवार है उसके बिल्कुल साथ वो घर बना हुआ था, और घर बेसमेंट वाला है। अब वो बड़े अच्छे मेरे दोस्त ने ख़रीदा हुआ है, हमने ही वो घर बेचा हुआ है। घर थोड़े सस्ते पैसों में मिल रहा था, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी मेंटेलिटी है, जेड़ा घर सस्ता है कोई मसला है, कोई मसला है। कोई मसला है सही। घर के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है, कब्रें हैं। उसकी जब हमने यूट्यूब वीडियो बनाई तो हमने कब्रिस्तान ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि हम लोगों ने घर बेचना होता है। लेकिन हमने जिस क्लाइंट को वो घर बेचा, हमने उसे बताया कि एक साथ सर कब्रिस्तान है, क्योंकि आके ऑब्वियसली उसने व्यू किया होगा, ऐसे तो नहीं कि बीच में कोई दरख्त उगा दिया हमने रात को। तो वो घर के उस यूट्यूब वीडियो के अंदर एक कमेंट है कि इस घर में की बेसमेंट में रात को मुर्दे आते होंगे। सीरियसली। अब जिस क्लाइंट को हम ये घर बेच रहे थे, हमने उससे बयाना ले लिया, और रात को उसने ना बैठ के यूट्यूब वीडियो देखी। उसने नीचे कमेंट पढ़ा, उसने फिर अपनी बीवी को दिखाया। अब औरतें थोड़ा सा ज़्यादा डरती हैं इस मामले में। उन्होंने कहा जी सर दानियाल भाई, वो डील पैसे कैंसिल। वापस मिल जाते तो मैंने फिर उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया। वो फिर थोड़े से आजकल के ज़माने के लोग थे, तो उन्होंने इस चीज़ को इतना माइंड नहीं किया। कभी आपको फेस करना पड़ा है नेगेटिव कमेंट्स आपको बहुत आते होंगे, या कभी ऐसी ट्रोलिंग आपके ऊपर हुई हो कि आपको लगा हो कि यार इससे मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है, या इंडिविजुअल एक बंदा इससे कैसे ओवरकम कर सकता है? यार ये बहुत ज़्यादा होता है, और शायद पाकिस्तानी एक मेंटेलिटी भी है कि जो बंदा थोड़ा बहुत, जो वायरल वीडियो है उसके नीचे थोड़ा लोग जलील ज़रूर करते हैं। बल्कि कमेंट्स कुछ आपको बताऊं तो लोग बोलते हैं घर में लोटा नहीं है, डील कैंसिल। इस तरह के। फिर या 199 करोड़ वाला जो घर था उस पर लोग कहते हैं इतने पैसे तो होते ही नहीं। तो इस तरह के, ये तो एक चलो ह्यूमरस वे है। हाँ। लेकिन कुछ लोग टारगेटेड भी इसमें काफ़ी कुछ करते हैं। लेकिन मैंने पहली चीज़ तो ये है कि मैंने मना किया हुआ है अपने ऑफिस में, अपने घर में, कि हम लोग कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक नेगेटिव डाउन साइजिंग है आपके माइंड की। और जो एक्सटर्नल आपकी ग्रोथ है, जब जो भी नेगेटिव कमेंट है, अगर वो जितना भी आप उससे दूर रह सको ना, वो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ये ज़रूर डालता है कि शायद नेक्स्ट वीडियो में आप ये मत करना। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि आपको नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव वे में कन्वे होती है, जिस तरह कंटेंट क्रिएटर्स है हाँ। मशहूर, तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि गलत चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या पॉजिटिव की तरफ नहीं लेके जाती चीज़ों को कि आपके तो व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ बल्कि जितना मैं जलील हूँ उतना अच्छा है। वो वीडियो बड़ी वायरल होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। जितना ट्विटर पे जलील होना चाहिए बंदे को, तो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना वाला इस सीन है। तो वो वाला मैं तो चाहता हूँ बल्कि कि कोई ऐसा खच मारो वीडियो के अंदर कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करें आपके बारे में। वाई नॉट वर्टिकल्स? आपने घर घर तो बहुत आपने सेल कर दिए हैं, आप कह रहे हैं माशाल्लाह 1500 घर आपकी बदौलत सेल हुए हैं, तो वर्टिकल्स में क्यों नहीं आना चाह रहे आप? मैंने आपकी अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जो कि आपने बनाई हो वर्टिकल्स के ऊपर। मैंने वीडियोस बनाई हैं। अब ये आपने ही मेरा आंसर दे दिया, वो वीडियोस वायरल नहीं होती। तो जब कोई वीडियो वायरल नहीं होती वो फिर मेरे किसी काम की नहीं है। तो जो मेरे अच्छा। काम का नहीं है उसमें पैसे नहीं मिलते, जो हमारे काम का नहीं है वो वायरल नहीं होता, उससे नंबर्स ग्रो नहीं होते। तो टाइम दोनों चीज़ों पे सेम लग रहा है। वर्टिकल की वीडियो बनाने में भी सेम टाइम जा रहा है, और एक अच्छे घर की वीडियो बनाने में भी सेम टाइम जा रहा है। तो हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग घरों की मार्केट में ही काम करें, बल्कि कोई अपार्टमेंट्स की बात भी करता है तो मैं उसका रिप्लाई भी नहीं करता, या उसे कहता हूँ हम डील नहीं करते इसके ऊपर। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मुझे खुद इटसेल्फ नए नए घर देखने का शौक़ है। मैं घरों के बारे में पैशनेट हूँ, और मुझे दिल करता है कि मैं अच्छे से अच्छे घर को शूट करके उसको सेल करूँ। तो ये एक शौक़ की भी बात है इसके अंदर।
अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आप घर डिजिटलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब हमारी व्यूअर्स को, क्या ये हर बंदे का बस का रोग है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि भाई कम बजट में भी कुछ दिखाया कर, साढ़े गरीबां ते भी कोई रहम कर। हाँ। लेकिन हम लोग टारगेट ही एलीट ऑडियंस को करते हैं। जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट की थी तो मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव था वो ये था कि जो ऊपर वाली क्रीम है, हम कभी उससे पैसा निकाल के दिखाएं। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सिर्फ 5% लोग हैं जो कि फाइलर जो नॉन फाइलर है वो नहीं है। तो खैर, वो जो ऑडियंस है, पैसा बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन हमारी टारगेट ऑडियंस वो एलीट है। बहुत से लोग हैं जो ये कंटेंट बना रहे हैं और हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता, तो इसके पीछे क्या राज है? क्या पैशनेट होना उस चीज़ के अंदर क्या आपको सक्सेसफुल कर सकता है या नहीं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक ही फैक्टर है, वो है कि आप किसी चीज़ को कितना ज़्यादा करते हैं और कितना पैशनेटली करते हैं। जब हमने कंटेंट मेकिंग स्टार्ट की तो उसमें बहुत से लोगों को शायद ये भी लगता होगा कि हमारी क्वालिटी को बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी के पीछे सिर्फ पैशन इन्वॉल्व है। और उसकी रीज़न यही है कि हम लोग रोज़ सुबह उठते थे और बल्कि अभी भी यही रूटीन है हमारी, और हमारा कोशिश ये होती है कि हम कंटेंट के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही कंटेंट बाद को पैसा बन जाएगा और यही पैसा बाद में हमें फ़ायदा देगा। तो भाई, मैंने जो इसमें मेहनत की है वो सिर्फ़ और सिर्फ जितना टाइम अपना पिछले 2 साल का लगाया है, वो मोहसिन भाई भी यहाँ पे बल्कि बैठे हुए हैं, इनको भी पता है। हम लोग सुबह उठे हैं, हमने मुँह नीचे फेंका और इस चीज़ को एक एक जॉब की तरह किया है, और सिर्फ फ्रीडम बाय करने के लिए। तो पैशनेट होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप हो सकें उतना बल्कि कम है। और बल्कि इसके पीछे और कोई मेरे ख्याल में रीज़न है ही नहीं कि अगर आपने काम करना है तो सर नीचे फेंकना है और बस नीचे देखना है, ऊपर नहीं देखना है। मतलब कंसिस्टेंसी तभी आती है जब बंदा कंसिस्टेंसी से पैशनेट हो। ज़्यादा परसिस्टेंसी, कि आप अच्छा। कितना परसिस्ट करते हैं अपने काम को। कंसिस्टेंट तो हर बंदा हो सकता है, यानी रोज़ एक गंद कंटेंट भी डाल सकता है, हाँ। लेकिन वो चीज़ वायरल नहीं होगी कभी भी। आपने वायरलिटी के लिए परसिस्टेंट रहना है कि आपने अपने काम को दिन ब दिन बेहतर करना है। अगर आप मेरी 3 साल पहले की वीडियोस देखते हैं तो उसमें मेरा बात करने का तरीका भी ये नहीं था। तो मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया। हमने ये सारे जितने कैमरास पड़े हुए हैं, मुझे इसके बारे में एक-एक चीज़ पता है, और ये नहीं कि मैंने आज़ाद चाय वाला के जाके इंस्टीट्यूट से कुछ सीखा है। हाँ। सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो मैं ये बल्कि बोलता होता हूँ हमारी जितनी भी टीम है उनको कि हम आजकल एजुकेशन इज़ फ्री। हाँ, पहले एक बिल्कुल। ज़माना होता था बिलाल सईद पीसी के बाहर बैठ के गिटार सिखा रहा होता था और पर सेशन का 1000 रुपया लेता था। हाँ। तो वो सीन नहीं है आजकल। आजकल ये है कि आपने क्या सीखना है और वो पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने जितना कैमरा फ़िल्म मेकिंग है, जितनी वीडियोग्राफी है, वो सब कुछ मुझे खुद आता है। वो अलग बात है कि आजकल मैं सब कुछ खुद करता नहीं हूँ क्योंकि हमारे और भी बहुत काम है। लेकिन ये सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ। तो उसके पीछे रीज़न ही सिर्फ़ ये है कि मैंने सब कुछ खुद बैठ के रातों को टिकटॉक देखने के बजाय मैंने उसको सीखा है कि हम इस क्राफ़्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसमें हम क्या चीज़ डाल सकते हैं जो कि यूट्यूब पे वायरल हो सकती है या इंस्टाग्राम पे वायरल हो सकती है। फिर इंस्टाग्राम को सीखा, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। सीधी बात बताऊँ तो आजकल भी इंस्टाग्राम पे मैंने किसी बंदे को फॉलो नहीं किया हुआ। उसकी रीज़न ये है कि मैं कोई रील देखना ही नहीं चाहता। क्योंकि जब आप किसी बंदे की रील देखते हैं तो आप लोग उससे इंस्पायर होते हैं। तो जब आप उससे इंस्पायर होते हैं तो आप वो बनना चाहते हैं। अगर मैं इरफान जुनेजो की अभी रील देखूंगा तो मेरी अगली रील कोशिश होगी इरफान जुनेजो जैसी हो। बिल्कुल। तो वो मैं अपना क्राफ्ट भूल जाऊंगा उसके अंदर। हाँ। तो उसकी मेन रीज़न ये है किसी को ना फॉलो करने की कि मैं अपने क्राफ्ट को कैसे बेहतर कर सकता हूँ और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको क्राइसिस में ना ले जाके अपनी आइडेंटिटी बेहतर कैसे कर सकता थैंक यू सो मच दानियाल फॉर विजिटिंग अस, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। हूँ। ज़रूर। ठीक है। और थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग अस। आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और न्यू वीडियोस अगर देखनी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। आपकी पहचान, आपका मकान।